शिवांश और गौरी दोनों के मंडप में बैठते ही पंडित जी ने भी मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए। गौरी माँ किसी बेजान चीज की तरह बैठी हुई थी। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, कन्यादान के लिए कन्या के परिवार से किसी को बुलाइए। उनके ऐसा कहने पर गौरी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे और शिवांश ने कहा, इन सब फालतू कामों को छोड़कर जल्दी से शादी करवाइए आप। उसके ऐसा कहने पर पंडित जी बोले, लेकिन बिना कन्यादान के विवाह कैसे हो सकता है? शिवांश ने गुस्से से कहा, एक बार कहा ना मैंने कि कोई नहीं है। वो अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी एक आवाज सभी के कानों में पड़ी, मैं करूंगा कन्यादान। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। यह आवाज सुनकर सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो देव सामने खड़ा था। देव ने एक नजर गौरी को देखा जो आंखों में आंसू भरे देव को ही देख रही थी। सूरज की भी आंखें नम हो गई ये देखकर और वो मनी मन बोला, एक रात में ही हमारा रिश्ता बदल गया। कल आप हमारी दीदी थी और आज हमारी भाभी हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मन कहता है कि एक दिन आप दोनों के लिए ही शादी के मायने बदल जाएंगे और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार जरूर होगा। वहीं देव ने बैठते हुए कहा, आप मंत्र पढ़िए पंडित जी। पंडित जी बोले, लेकिन आप। देव ने कहा, मैं इनका भाई। यह सुनकर पंडित जी कुछ नहीं बोले और आगे मंत्र पढ़ने लगे। शिवांश भी देव के इस एक्शन से थोड़ा हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और जो हो रहा था उसे होने दिया। कन्यादान होने के बाद पंडित जी ने गौरी और शिवांश को फेरे लेने के लिए खड़े होने को कहा तो शिवांश अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन गौरी बैठी रही। उसे खड़ा न होते देखा शिवांश ने गौरी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खड़ा कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़े ही फेरे लेने लगा। फेरे पूरे होने के बाद शिवांश ने गौरी को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरने लगा। सिंदूर भरते ही गौरी और शिवांश की नजरें आपस में मिली और गौरी की आंखों से आंसू निकल गए। वहां मौजूद कोई भी इंसान इस वक्त गौरी के दुख का अंदाजा नहीं लगा सकता था, क्योंकि एक लड़की अपनी शादी के लिए बहुत से सपने सजाती है, लेकिन गौरी के वो सारे सपने आज इस हवन कुंड की आग में जलकर खाक हो गए थे। मांग भरते ही पंडित जी ने कहा, आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यह सुनकर शिवांश ने गौरी को देखा जो अब उसकी बीवी थी। शिवांश के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी और गौरी की आंखों में दुखों का सैलाब। वहीं दूर बनारस में साधना में लीन बैठे महापंडित जी को कुछ आभास हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनके सामने बैठे कुछ शिष्यों ने उन्हें आंखें खोले देखा तो बोले, गुरु जी क्या हुआ, आपने अपनी आंखें क्यों खोल दी? महापंडित जी मुस्कुराकर बोले, आज पूर्ण हुआ है और इसीलिए हम एक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी कैसा कार्य? महापंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, जिसकी हमें बरसों से प्रतीक्षा थी, वो कार्य। जिनका मिलना बरसों से तय था वो दोनों आज मिल चुके हैं। और इतना बोल वो दोबारा ध्यान में चले गए। वहां बैठे उनके शिक्षकों को समझ में नहीं आया, लेकिन वो अब आगे कुछ और पूछ नहीं सकते थे, इसलिए वो बस अपने कामों में लग गए। वहीं रायजादा मेंशन में पंडित जी अब जा चुके थे और मेट गौरी को शिवांश के कमरे में ले जाने लगी तो शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ ले जा रही हो तुम इन्हें? मेट ने सर नीचे करते हुए कहा, सर आपके कमरे में। शिवांश ने गुस्से से कहा, मेरा कमरा कोई आश्रम नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर वहां रहने लगेगा। मेट ने सिर झुकाए ही कहा, सर फिर मैडम। मेट इतना बोलकर ही रुक गई। शिवांश ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, मैडम सर्वेंट रूम में रहेंगी तो जाओ उन्हें उनका नया कमरा दिखाओ। उसकी बात सुन वहां मौजूद हर कोई सौंफ था सिवाय गौरी के। देव ने शिवांश से कहा, शिवांश ये गलत है, गौरी वहां कैसे रहेगी? शिवांश हंसते हुए बोला, रिलैक्स देव, शायद तूने गौरी का घर नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेता तो तुझे पता होता कि हमारे मेंशन के सर्वेंट रूम गौरी के घर से तो काफी बेहतर है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी। देव आगे कुछ कहता कि तभी गौरी ने धीरे से मेट से कहा, हमें सर्वेंट रूम दिखा दीजिए। और इतना बोल वो मेट के साथ आगे बढ़ गई। देव और सूरज दोनों उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं रुकी। शिवांश ने सूरज को देखा और कहा, मैक्स हॉस्पिटल में गौरी की माँ एडमिट है, तुम वहां जाकर हर चीज का ख्याल रखोगे। सूरज ने हमें से रिलाया और उसी वक्त वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देव बोला, तू क्यों कर रहा है शिवांश ये सब? एक तरफ तू गौरी को तकलीफ पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ तू गौरी की माँ की ट्रीटमेंट करवा रहा है। शिवांश बोला, मैं कभी कोई काम बेवजह नहीं करता हूँ। और रही बात उसकी माँ के इलाज की, तो मैं उसकी माँ को जिंदा रखना चाहता हूँ
ताकि वो अपनी बेटी की तकलीफ को देख सके। जिस तकलीफ को मैंने 6 साल से महसूस किया है, वो तकलीफ मैं उन्हें देना चाहता हूँ। देव ने कहा, लेकिन शिवांश, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो गलत हो और इसमें गौरी के परिवार की कोई गलती ना हो। शिवांश ने गुस्से से देव की तरफ देखा और कहा, क्या तुझे सच में लगता है कि बिना किसी प्रूफ के मैं ऐसा कुछ करूँगा? और तूने भी वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी ना जो मेरे पास है। तो फिर तू ऐसा कैसे कह सकता है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं है? देव आगे कुछ कहता कि शिवांश अपनी जगह से उठते हुए बोला, अब इसके आगे से कोई बात नहीं करना चाहता और वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं, इसलिए आराम करने जा रहा हूँ। और इतना बोल शिवांश अपने कमरे में चला गया। वही मेड गौरी को एक छोटे से कमरे में ले आई और डरते हुए बोली, मैडम, यह आपका कमरा है। गौरी ने खाली नजरों से उस कमरे को देखा तो उस कमरे में सिवाय एक बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल के कुछ भी नहीं था। गौरी ने मैड से कहा, क्या आप हमारा एक काम कर देंगी? मैड ने सिर झुकाए हुए ही कहा, यस मैडम, बताइए। गौरी बेड पर बैठते हुए बोली, क्या आप हमें कुछ कपड़े ला देंगी? ये कपड़े हमें चुभ रहे हैं। और ये कहते हुए उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। मेड ने सर झुकाकर ओके मैडम कहा और वहां से चली गई। वो हॉल में आई तो उसने देखा कि वहां देव मौजूद था, जो सोफे पर बैठा हुआ था। देव ने मेड को आते देखा तो कहा, गौरी ठीक है? मेड ने सर झुकाए हुए ही कहा, जी सर, लेकिन वो। देव बोला, क्या हुआ? मेड बोली, वो मैडम ने कहा है कि उन्हें कुछ कपड़ों की जरूरत है। ये सुनकर देव बोला, ठीक है, गौरी से कहना कि कुछ देर में उनके पास कपड़े आ जाएंगे। और इतना बोलकर वो मेंशन से बाहर निकल गया। वहीं गौरी इस वक्त कमरे में लगे बड़े से शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। उसने अब जाकर खुद को अच्छे से देखा था। वो लाल जोड़ा, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, इन कुछ चीजों की वजह से वो खुद को जैसे पहचान ही नहीं पा रही थी। आज शिवांश ने उसका वजूद ही बदल कर रख दिया था। जिस लड़की ने अपने और अपने परिवार के लिए हजारों सपने सजाए थे, वो आज उस मंडप के अग्निकुंड में जलकर खाक हो गए थे। गौरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रात में ही उसका सब कुछ छिन जाएगा। गौरी को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो इंसान जिसे उसने हमेशा खुद की परेशानी में साथ खड़े देखा था, आज उसी इंसान ने उसे इतनी बड़ी चोट दी है। ये सच था कि जब से गौरी शिवांश से मिली थी, तब से लेकर अब तक शिवांश ही वो इंसान था जो हमेशा उसकी परेशानियों में उसके साथ रहा। लेकिन आज शिवांश की वजह से ही उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म मिला था। गौरी शीशे के सामने खड़ी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई। तो वो पलटकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ सर्वेंट उसके कमरे के बाहर खड़े थे और उनके हाथों में काफी सारे बैग्स थे। गौरी उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी देव ने कमरे में आते हुए कहा, गौरी, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। और इतना बोल उसने सर्वेंट्स को रूम में आने का इशारा किया। सर्वेंट्स ने सारे बैग बेड पर रखे और कमरे से बाहर चले गए। गौरी ने बेड की तरफ देखा तो उसका पूरा बेड बैग्स की वजह से कवर हो चुका था। गौरी ने देव की तरफ देखकर कहा, ये कुछ कपड़े हैं। देव ने उसके ऐसा कहने पर बेड की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या लूं तुम्हारे लिए, तो जो समझ आया वो सब ले आया मैं। गौरी ने बिना किसी भाव के ही कहा, इतने महंगे कपड़ों का हम क्या करेंगे जब इस घर में हमारी हैसियत एक नौकर के बराबर है। उसकी बात सुन देव को बहुत बुरा लगा और वो बोला, गौरी, मुझे नहीं पता कि सालों पहले क्या हुआ था और किसकी गलती थी, लेकिन उसमें मैं इतना जानता हूँ कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था। और प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं सब होने से नहीं रोक पाया। गौरी आंखों में आंसू भरकर बोली, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जिन्हें माफी मांगनी चाहिए वो तो सुकून की नींद सो रहे हैं। और अगर आज हमारे परिवार की जान दांव पर ना लगी होती तो महादेव की सौगंध कि हम मरना पसंद करते, लेकिन शिवांग सिंह राजदादा से शादी कभी नहीं करते। देव उसकी आंखों से निकले आंसू के पीछे का दर्द साफ समझ पा रहा था। इसलिए उसने गौरी को समझाते हुए कहा, देखो गौरी, जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है तो वो भी मेरी ही माँ है, इसलिए उनकी फिक्र तुम बिल्कुल छोड़ दो। आज के बाद मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और आयुष को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देव की बात सुनकर गौरी को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। देव ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। देव बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ और तुम भी आराम कर लो।
और माँ की फिक्र मत करना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी तुम्हें उनसे मिलवाने की। इतना बोल देव कमरे से बाहर जाने लगा। उसे कमरे से बाहर जाते देख गौरी बोली, भाई। गौरी के मुंह से भाई सुनकर देव के बढ़ते कदम अचानक ही रुक गए और उसने खुशी से पलटकर देखा। गौरी दोबारा बोली, थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए इतना सोचा। उसके मुंह से खुद के लिए भाई सुनकर देव मानो खुशी से फूले नहीं समा रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। देव ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम रेस्ट करो, और इतना बोल वो कमरे से बाहर आ गया। गौरी भी अपने कमरे में बैठी कमरे की सीलिंग को एकटक देखे जा रही थी और सोच रही थी कि क्या उसकी माँ उसका भाई ठीक होंगे या नहीं, कोई उनके पास होगा या नहीं। लेकिन देव की बातें सुनकर गौरी को थोड़ी तसल्ली जरूर हो गई थी कि वो उसकी माँ और भाई का ख्याल रख लेंगे। और इन्हीं सब ख्यालों में गौरी को नींद आ गई। अगली सुबह गौरी आराम से कमरे में सो रही थी कि तभी किसी ने उस पर पानी से भरा जग उड़ेल दिया, और ये होते ही गौरी झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा तो सामने शिवाज खड़ा था, जिसके एक हाथ में खाली जग था और दूसरे हाथ में छोटा सा वाइट टॉवल। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी जिम से आया है, क्योंकि उसकी टी शर्ट पसीने से पूरी भीगी हुई थी। गौरी शिवांश की इस हरकत पर गुस्से से बोली, ये सब क्या है? शिवांश ने जग को बेड पर फेंकते हुए कहा, इस घर में हर कोई 5 बजे तक उठ जाता है और तुम 6 बजे तक सो रही हो। माना कि यह घर तुम्हारी औकात से काफी बड़ा है, लेकिन इस घर में रहने के अपने कुछ तरीके हैं जिन्हें तुम्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। गौरी उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से शिवांश को देखती रही। शिवांश मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और गौरी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी इस हरकत पर गौरी उसे हैरानी से देखती रह गई और फिर खुद को शिवांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि वो शिवांश की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वहीं शिवांश ने जब उसे ऐसे छटपटाते देखा तो मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़े टॉवल से गौरी के चेहरे को धीरे धीरे पोंछने लगा। उसे ऐसा करते देख गौरी शांत हो गई तो शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आधा घंटा है तुम्हारे पास बीबी, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पर चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इतना बोल वो रुक गया और गौरी से अलग हो गया। गौरी ने उसे नासमझी से देखा और पूछा तो? उसके पूछने पर शिवांश ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, तो कल से पानी तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा, बल्कि सीधे बाथ टब में फेंक दूंगा तुम्हें। और इतना बोल शिवांश कमरे से बाहर चला गया। गौरी उसकी बात सुनकर हैरान थी और फिर उसे समझ आया कि शिवांश क्या कहकर गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहाने चली गई। इधर शिवांश भी अपने कमरे में आकर रेडी होने लगा। गौरी भी तैयार हुई और सीधे किचन में चली आई, जहाँ पहले से ही एक कुक और एक हेल्पर मौजूद थे। उन दोनों ने जैसे ही गौरी को किचन में देखा तो सर झुकाकर खड़े हो गए। हेल्पर एक लेडी थी जिसका नाम आशा था। उनकी उम्र लगभग 55 साल की थी और वो पिछले 15 सालों से इस घर में थी। और उन्होंने गौरी से धीरे से पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए था क्या? गौरी ने उनके पास आते हुए कहा, जी हम यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने आए हैं। आशा बोली, मैडम आप बताइए आपको क्या खाना है, हमारे कुक बना देंगे आपके लिए। गौरी ने हल्के से स्माइल की और कहा, हमें जो भी खाना होगा वो हम खुद बना लेंगे। आप बस हमें ये बताइए कि क्या सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आशा ने किचन की स्लैब पर एक नज़र घुमाई और बोली, जी अभी पूरा ब्रेकफास्ट नहीं बना है, शिवान सर की कॉफ़ी और सूरज सर का पोहा भी बाकी है। यह सुनकर गौरी ने कहा, ठीक है वो हम बना देंगे, आप बस हमारी थोड़ी हेल्प करवा दीजिए। यह सुनकर आशा और कुक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। गौरी ने उन दोनों को ऐसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, आपके शिवान सर ने ही कहा है हमें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। यह सुनकर कुक एक कॉर्नर में जाकर सर झुकाकर खड़ा हो गया और आशा गौरी की हेल्प करवाने लगी। गौरी सूरज के लिए पोहा बना रही थी कि तभी एक और सर्वेंट किचन में आया। लेकिन जैसे ही उसने गौरी को किचन में देखा तो वो भी सर झुकाकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, वो शिवान सर और बाकी सभी लोग डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं। आशा बोली, ओके हम अभी ब्रेकफास्ट लाते हैं। और इतना बोलकर वो एक ट्रे लेकर बाहर जाने लगी। गौरी की नज़र सामने खड़े सर्वेंट पर गई जो सिर झुकाए वहां से जा रहा था। फिर गौरी ने उस कुक को देखा जो अभी भी कॉर्नर में हाथ बांधकर और सिर झुकाए खड़ा था। गौरी को उन सबका बर्ताव कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। वहीं आशा बाहर गई और उन्होंने जाकर शिवांश और देव के सामने कॉफी कप और टोस्ट रख दिया।
सूरज ने देखा कि उसका नाश्ता अभी तक नहीं आया था, इसलिए सूरज बोला, आशा आंटी हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आशा ने कहा, वो मैडम आपके लिए पोहा बना रही हैं। ये सुनकर सूरज ने खुशी से उछलते हुए कहा, भाभी हमारे लिए पोहा बना रही हैं? तभी उन तीनों को पायल की आवाज आई और तीनों की ही नजरें किचन की तरफ मुड़ गईं और सामने से आ रही गौरी को देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। गौरी ने रेड कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, लेकिन चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवास भी एकटक उसे ही देखे जा रहा था और इस बीच वो ये भूल ही गया कि वो काफ़ी देर से हाथ में पकड़े टोस्ट पर बटर लगा रहा था और ऐसा करते हुए उसने काफ़ी सारा बटर अपने हाथ पर भी लगा लिया था। वही गौरी इन सबसे अनजान सीधा सूरज के पास आई और उसने उसके सामने एक बाउल रखते हुए कहा, सूरज ये तुम्हारा पोहा। सूरज ने एक नज़र पोहा को देखा, जो देखने में ही काफ़ी टेस्टी लग रहा था, और बोला, थैंक यू भाभी कि आपने हमारे लिए पोहा बनाया। और इतना बोलकर वो पोहा खाने लगा। देव ने भी अपने टोस्ट की प्लेट साइड में करते हुए कहा, अगर ये गौरी ने बनाया है तो फिर तो ये पोहा आज मैं भी खाऊंगा। और इतना बोलकर उसने भी बाउल से पोहा प्लेट में निकाला और खाने लगा। पहला स्पून खाते ही दोनों के मुंह से एक साथ निकला, वाह क्या पोहा बनाया है। गौरी ने पूछा, क्या सच में आप दोनों को पसंद आया? सूरज बोला, हाँ भाभी ये बहुत टेस्टी है, और हम सच बताएं तो हमने इससे ज़्यादा टेस्टी पोहा आज तक नहीं खाया है। और ये बोलकर वो अपना पोहा एंजॉय करने लगा। वहीं शिवांश बहुत देर से ये सब देख रहा था कि तभी आशा ने कहा, सर संभल कर, नाइफ हाथ में लग जाएगा। ये सुनते ही शिवांश और बाकी सबकी नज़र शिवांश के हाथ पर गई तो देखा कि शिवांश ने नाइफ को टोस्ट की जगह अपने हाथ पर रखा हुआ और उसे जोर से प्रेस कर रहा है। शिवांश ने यह देखते ही जल्दी से नाइफ और टोस्ट साइड में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करने लगा। देव बोला, क्या हुआ शिवांश, ध्यान कहाँ था तेरा? अभी गलती से नाइफ लग जाता तो? शिवांश ने कॉफी पीते हुए कहा, लगा तो नहीं ना? उसके इस जवाब पर गौरी मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, इनसे तो कोई सीधे जवाब की उम्मीद ही नहीं कर सकता है। तभी देव ने हंसते हुए शिवांश से पूछा, वैसे शिवांश कल जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है क्या? शिवांश ने उसके सवाल पर उसे देखते हुए कहा, नहीं तो क्यों? देव ने एक नज़र उसकी प्लेट में डाली, जहाँ टोस्ट पूरी तरह से बटर से कवर हो रखा था। उसे देख वो बोला, नहीं वो आज तूने अपने टोस्ट में 3 दिन का बटर एक साथ लगा लिया है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसके ऐसा कहने पर शिवांश और गौरी दोनों की नज़रें शिवांश की प्लेट पर गईं और टोस्ट की हालत देख गौरी की हल्की सी हंसी निकल गई और शिवांश ने गुस्से से प्लेट साइड कर दी। आशा ने शिवांश को गुस्से में देखा तो जल्दी से प्लेट उठाते हुए बोली, सर मैं अभी आपके लिए दूसरा ब्रेकफास्ट लाती हूँ। शिवांश ने गुस्से से कहा, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाइए आप यहाँ से। आशा ने कुछ नहीं कहा और बस वहाँ से चली गई। तभी देव ने कहा, शिवांश तू पोहा ट्राई क्यों नहीं करता है? सच में काफ़ी टेस्टी बना है। उसके ऐसा कहने पर शिवांश ने एक नज़र गौरी को देखा तो गौरी उसे ही देख रही थी। शिवांश बोला, नहीं मुझे नहीं खाना है। देव ने कहा, शिवांश तुझे पता है ना कि तू सुबह का ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बात मान और पोहा खा ले। इस बार शिवांश ने कुछ नहीं कहा तो देव ने गौरी को इशारा किया। देव का इशारा समझ गौरी शिवांश के पास आई और थोड़ा सा पोहा उसने शिवांश की प्लेट में सर्व कर दिया। इस बीच शिवांश की नज़रें गौरी पर ही थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन चाह कर भी वो अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। वहीं देव और सूरज अपने सामने के नज़ारे को खूब एंजॉय कर रहे थे। सूरज ने धीरे से कहा, देव भाई ये देखकर लगता है कि सपने सच होते। उसके ऐसे कहने पर देव ने पूछा, मतलब? सूरज मुस्कुराते हुए बोला, कभी मैंने यह सपना देखा था कि गौरी भाभी और भाई साथ हों, और देखो आज ये सच भी हो गया है। उसकी बात सुन देव भी मुस्कुरा दिया। वहीं शिवांश पोहा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला बाइट लिया कि तभी देव ने एक्साइटेड होकर पूछा, कैसा लगा? शिवांश ने घूरते हुए उसे देखा और कहा, वैसा ही जैसा लगता है। देव ने कहा, अरे मेरा मतलब है अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। शिवांश ने बिना देखे ही कहा, ठीक है। और इतना बोल उसने 2 चम्मच खाया और वहां से उठकर चला गया। वो तीनों इसे जाते हुए देख रहे थे। देव ने देखा कि शिवांश को ऐसे जाता देख गौरी का चेहरा उतर गया है तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे गौरी वो शिवांश को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है तो इसीलिए उसने ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन सच ये पोहा बहुत टेस्टी है
और प्लीज अब से हमारे लिए ब्रेकफास्ट तुम ही बनाना। उसकी बात सुन गौरी हल्के से मुस्कुराई और जाने लगी। उसे जाता देख सूरज बोला, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? आइए ना हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। गौरी सूरज के कहने पर वहीं बैठ गई और उनके साथ ही नाश्ता करने लगी। सूरज ने कहा, भाभी हम अभी अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं और आपकी माँ बिल्कुल ठीक है और 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। गौरी अपनी माँ की खबर सुनकर इमोशनल हो गई थी और फिर उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, और आयुष कैसा है? सूरज ने कहा, वो भी ठीक है और आप बिल्कुल परेशान मत होना उनके लिए। हम और देव भाई मिलकर सब संभाल लेंगे। यह सुनकर गौरी हल्के से मुस्कुरा दी और नाश्ता करने लगी। नाश्ता समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी अपने कमरे में थी और इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रही थी। वो अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगली में लपेटते हुए खुद से ही बोली, हम कैसे उनसे कहें कि हमें माँ से मिलना है, और अगर कह भी दिया तो क्या वो हमारी बात मानेंगे? फिर वो अपने सवालों का जवाब खुद ही देते हुए बोली, जब तक बात करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? हमें अभी उनसे बात कर लेनी चाहिए। इतना बोल गौरी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। गौरी हॉल में आई कि तभी उसने देखा कि शिवांश फोन कान पर लगाए हुए ही मैदान से बाहर निकल रहा था। गौरी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती कि तब तक शिवांश कार में बैठकर वहां से चला गया। गौरी आंखों में आंसू लिए बस उसे जाते हुए देख रही थी। तभी आशा गौरी के पास आते हुए बोली, मैडम आपको कुछ चाहिए? गौरी ने आशा की तरफ देखा और नामे से रिला दिया। आशा वहां से जाने लगी कि तभी गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हम एक फोन कॉल कर सकते हैं? आशा ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, सॉरी मैडम, लेकिन सर का ऑर्डर है कि आप किसी को कॉल नहीं कर सकती हैं, और अगर किसी भी तरह से मैंने आपको फ़ोन दे भी दिया तो सर को पता चल जाएगा और फिर मेरी नौकरी भी। इतना बोल वो रुक गई। गौरी उनकी मजबूरी भी समझ रही थी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और इतना बोल गौरी वापस से अपने कमरे में चली गई। गौरी को कमरे में जाते देख आशा खुद से ही बोली, कोई इतना खूबसूरत और प्यारी लड़की से नफरत कैसे कर सकता है? इतना बोल वो अपने कामों में लग गई। इधर सोनाक्षी, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि गौरी के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, वो तो अपनी मस्ती में ही रोज के समय पर गौरी के घर पहुंच गई और जोर जोर से हॉर्न मारने लगी। हॉर्न मारने की वजह से पड़ोस की एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकल कर आई और बोली, अरे सोना, क्यों इतनी देर से भोंपा बजा रही है? सोना ने हंसते हुए कहा, अम्मा इसे भोंपा नहीं हॉर्न कहते हैं, और मैं ये हॉर्न गौरी के लिए बजा रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई है और हम ऑफिस के लिए लेट भी हो रहे हैं। उसकी बात सुन उस बूढ़ी औरत ने गौरी के घर की तरफ देखा तो गेट बंद था और उस पर ताला लटक रहा था। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वो दरवाजा खोलेगी भी कैसे? देख, दरवाजे पर तो ताला लटक रहा है। उनके ऐसा कहने पर सोनाक्षी ने जब गौर किया तो उसे वो ताला दिखाई दिया। सोनाक्षी स्कूटी से उतरी और हैरानी से बोली, ताला क्यों लगा है यहाँ? सब लोग कहाँ गए? और गौरी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। इतना बोल उसने गौरी को कॉल किया, लेकिन फोन रिंग तो हो रहा था, उस पर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। सोनाक्षी को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि गौरी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। उस बूढ़ी औरत ने जब सोनाक्षी को ऐसे परेशान देखा तो वो बोली, बेटा शायद वो लोग कहीं गए हुए हैं, क्योंकि रात मैंने गौरी को गाड़ी में जाते देखा था, तो हो सकता है कि वो लोग कहीं गए हों। सोनाक्षी ने हमें से रिलाया और स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। पूरे रास्ते उसे यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि ऐसे कैसे गौरी कहीं जा सकती है, वो भी बिना उसे कुछ भी बताए। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस पहुंच गई। शिवांश भी ऑफिस पहुंच चुका था और जैसे ही वो अपने केबिन में एंटर हुआ तो उसकी सबसे पहली नज़र वहां गई जहां गौरी हमेशा बैठा करती थी। उस जगह को देख शिवांश आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसे याद करने लगा। उसका गौरी को जगाना, गौरी का वो लाल साड़ी पहनकर आना, यह सब सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका गौरी से शादी करने के पीछे का कारण क्या था, और ये याद आते ही उसके चेहरे की स्माइल कहीं गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए वो हॉल में आकर इधर उधर देखने लगी। सामने दो सर्वेंट्स हॉल की सफाई कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने गौरी को आते देखा तो अपने अपने सर नीचे झुकाकर काम करने लगे। उनका ऐसे अचानक अपने सर को झुका लेना गौरी को थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। वो किचन की तरफ आई तो एक और सर्वेंट वहां था और उसने भी गौरी को देख अपने सर को झुका लिया। गौरी उससे कुछ कहती कि आशा वहां आ गई और उसने गौरी से पूछा, मैडम कुछ काम था आपको? गौरी बोली, नहीं, वो हम बस बोर हो रहे थे अपने कमरे में, इसलिए सोचा कि थोड़ा बाहर आ जाएं। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अगर आप बोर हो रही थी तो चलिए मैं आपको पूरा मैदान दिखा देती हूँ। गौरी भी उसके साथ साथ चलने लगी। गौरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो देख रही थी कि सारे मेल सर्वेंट उसे देखकर अपने सर को झुका लेते थे। अब गौरी से रहा नहीं गया तो उसने आशा से कहा, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? आशा ने बड़े विनम्र भाव से कहा, यस मैडम कहिए। गौरी बोली, हम जब से यहाँ आए हैं हम देख रहे हैं कि इस मैदान में जितने मेल सर्वेंट हैं वो सब हमें देखकर अपनी नजरें नीची क्यों कर लेते हैं और इतना डर क्यों जाते हैं? उसकी बात पर आशा ने सीरियस होते हुए कहा, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है इसीलिए। गौरी को उसकी बात बहुत अजीब लगी तो उसने पूछा, जान का खतरा है मतलब? आशा बोली, इन्हें डर है कि अगर गलती से भी इन्होंने आपको देख लिया और इनकी नजरें अगर जरा सी भी आपके लिए गलत हुई तो शिवाज सर इन्हें गोली मार देंगे। गौरी उसकी बात सुनकर चौंक गई और हैरानी से बोली, गोली मार देंगे और ये इन्हें भी गोली मार देंगे? इससे आपका क्या मतलब है? क्या इससे पहले भी किसी को? गौरी के ऐसे सवाल पर आशा को महसूस हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई और गौरी की इस हैरानी को देख उसे महसूस हुआ कि शायद गौरी को फार्म हाउस वाली बात नहीं पता है। इसीलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, वो आप बहुत खूबसूरत है ना, इसीलिए अगर इन सब ने आपको देख लिया तो शिवान सर को पसंद नहीं आएगा। गौरी उसकी हड़बड़ाहट को पहचान गई थी, इसलिए उसने थोड़ी सख्ती से कहा, देखिए हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं, इसीलिए प्लीज बताइए कि बात क्या है। आशा ने डरते हुए कहा, नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी। गौरी ने थोड़े गुस्से से कहा, देखिए आप बताइए कि बात क्या है, प्रॉमिस कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसके ऐसा कहने पर आशा बोली, प्लीज आप शिवान सर के सामने इसके बारे में कुछ मत कहिएगा, क्योंकि अगर उन्हें यह पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। गौरी ने आशा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आई प्रॉमिस, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसके ऐसा कहने पर आशा ने कहा, वो हम सभी ने सुना था कि जब आप शिवान सर के साथ फार्म हाउस गई थी तब एक गार्ड ने आपको गलत नजर से देखा था और शिवान सर ने उसे ऑन द स्पॉट शूट कर दिया था। आशा की ये बात सुनते ही गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे सिर्फ गलत नजर से देखने वाले इंसान को शिवान ने शूट कर दिया। गौरी बोली, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आशा ने कहा, हमें भी यही लगा था कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब हमने सूरज सर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी हाँ कहा, और इसके बाद जब आप यहाँ आई और शिवान सर ने आपसे शादी कर ली उसके बाद इन सभी के अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं अगर गलती से भी इन्होंने आपको देख लिया और सर ने इन्हें भी सूट कर दिया तो, इसलिए सभी ऐसे नजरें नीची करके अपना काम कर रहे हैं। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे, इसीलिए वो आशा से बोली, अगर ऐसा है तो हमें शायद अपने कमरे में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से इन सभी को परेशानी हो रही है। इतना कहकर गौरी अपने कमरे में चली गई। उसे जाते देख एक सर्वेंट आशा के पास आया और बोला, आशा दीदी, ये मैडम कितनी अच्छी है ना, सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए ये कमरे में चली गई। सच शिवान सर ने इनसे शादी करके सबसे अच्छा काम किया है। आशा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बस ये बात जल्दी से शिवान सर को भी समझ आ जाए। वहीं आज ऑफिस में सोनाक्षी बार बार गौरी को कॉल कर रही थी, लेकिन गौरी का कॉल पिक नहीं हो रहा था। उसे थोड़ी टेंशन होने लगी थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। आज का पूरा दिन उसका इसी टेंशन में निकल गया। शाम को घर जाते समय भी वो गौरी के घर गई, लेकिन अब भी वहां ताला ही लटक रहा था। सोनाक्षी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और आसपास पता करने के बाद भी उसे गौरी और उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चला और वो निराश होकर अपने घर लौट गई। वहीं गौरी आज पूरे दिन अपने कमरे में ही रही और शिवांश का इंतजार करती रही। आशा से पूछने पर उसे पता चला कि शिवांश के घर आने का कोई समय नहीं था। वो कभी लेट घर आता था तो कभी घर आता भी नहीं था। वो कभी लेट घर आता था तो कभी घर आता ही नहीं था। इसलिए गौरी बस आंखों में शिवांश का इंतजार लिए बैठी हुई थी। वही शाम 7 बजे थे कि तभी शिवांश मेंशन में एंटर हुआ
और सभी सर्वेंट शिवांश को इस वक्त घर में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये पहली बार था कि शिवांश इस वक्त घर में मौजूद था, वरना तो वो कभी 11 बजे से पहले घर नहीं आता था, या फिर कभी तो 2 या 3 दिन घर आता ही नहीं था। शिवांश को घर आया देख आशा शिवांश के पास गई और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोली, सर आप खाने में क्या खाएंगे? शिवांश ने अपना कोट उतारते हुए कहा। मैडम कहाँ है? आशा ने कहा। वो तो अपने कमरे में है। शिवांश मुस्कुराया और बोला, मैडम से कहो कि आराम अगर हो गया हो तो कुछ काम भी कर लें और खाने में आज कुछ स्पेशल बनाए। इतना बोल शिवांश अपने कमरे में चला गया। शिवांश का ऑर्डर सुनकर आशा गौरी के कमरे में आई और बोली, मैडम सर आ गए हैं। गौरी ने कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बजे थे। गौरी बोली, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। आशा ने कहा, यस मैडम, लेकिन आज सर पहली बार इतनी जल्दी घर आए हैं। और गौरी ने आशा की झिझक को देखकर कहा, और आशा ने कहा, और उन्होंने कहा कि आप उनके लिए खाना बनाए। आशा की बात सुनकर गौरी ने कुछ नहीं कहा और सीधे किचन में चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे ही किचन में आ गई। गौरी आशा की हेल्प लेकर खाना बनाने लगी। शिवांश भी चेंज करके हॉल में आ गया था। थोड़ी देर में गौरी और आशा ने खाना बना लिया था और डाइनिंग टेबल पर सर्व भी कर दिया था। शिवांश डाइनिंग एरिया में आया तो उसने देखा कि टेबल पर मोस्टली चीज़ें उसकी पसंद की थीं। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा और पहली बार वो खाने को देखकर इतना इम्पेशेंट हो रहा था कि उससे वेट नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से अपनी चेयर पर बैठा और देव और सूरज के आने से पहले उसने खाना शुरू कर दिया। देव और सूरज भी डाइनिंग एरिया में आकर अपनी जगह पर बैठ गए और जब उन्होंने शिवांश को खाना खाते देखा तो सूरज ने कहा, देव भाई यह शिवांश सर को क्या हो गया है? आज हमारे आने से पहले ही खाना खाने लगे। देव को भी यह अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसने सामने से आ रही गौरी को देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, क्योंकि आज खाना उसकी बीवी ने बनाया है ना, इसीलिए। सूरज ने भी जब देव की बात सुनी तो वो भी मुस्कुरा दिया। सूरज ने गौरी को देखकर कहा, भाभी आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। सूरज की बात सुन गौरी भी चेयर पर जाकर बैठने लगी। तभी शिवांश ने ऊंची आवाज में कहा, रुको। उसकी आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखने लगे तो शिवांश ने बिना किसी भाव के गौरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा महंगा है ये डाइनिंग टेबल, इसीलिए सोच समझकर इस पर बैठना। उसकी बात सुनकर सूरज और देव दोनों को ही गुस्सा आ गया, लेकिन सूरज शिवांश से कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन देव ने कहा, शिवांश ये क्या तरीका है गौरी से बात करने का? शिवांश ने भी बिना किसी भाव के देव को जवाब दिया, मैं तो बस उसे उसकी हैसियत याद दिलवा रहा हूँ। देव आगे कुछ कहता कि तभी गौरी ने कहा, प्लीज खाते समय कोई बहस नहीं करना चाहिए। आप लोग आराम से खाना खाइए, हम अंदर जाकर खा लेंगे। और इतना बोल गौरी किचन में चली गई। किचन में जाकर गौरी ने प्लेट में अपने लिए खाना लिया और वहीं जमीन पर बैठकर खाने लगी। देव और सूरज ने भी मन मारकर खाना खाया और कमरे से चले गए। शिवांश भी खाना खत्म करके उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में उसने गौरी को जमीन पर बैठकर खाना खाते देखा तो खुद से ही बोला, इतना होने के बाद भी इस लड़की के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। लेकिन मैं भी शिवांश सिंह रायजादा हूँ और मैं इसे इतना तोड़ दूंगा अंदर से कि ये खुद मुझसे मौत की भीख मांगेगी। इतना बोल वो गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं आशा जब किचन में आई और उसने गौरी को ऐसे जमीन पर बैठकर खाना खाते देखा तो उसके पास आकर बोली, मैडम ये आप ऐसे नीचे बैठकर खाना क्यों खा रही हैं? सर अपने कमरे में जा चुके हैं, अब आप डाइनिंग टेबल पर बैठ सकती हैं। गौरी ने मुस्कुराकर आशा की तरफ देखा और बोली, हमें ऐसे जमीन पर बैठकर खाने की आदत है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा ने कहा, लेकिन मैडम आप रायजादा खानदान की बहू हैं और आप ऐसे। उसकी बात सुन गौरी को हंसी आ गई और वो बोली, क्या आपको नहीं पता कि यह शादी किन हालातों में हुई है और घर की बहू बनने से पहले किसी की बीवी बनना पड़ता है, और हमारे पति ने वो अधिकार हमें दिया ही नहीं है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। इतना बोल गौरी ने हाथ धोए और किचन से बाहर निकल गई। गौरी हाल में आई तो हाल खाली था। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे शिवांश से अपनी माँ से मिलने की बात कहे, लेकिन ये बात जरूरी भी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे शिवांश के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो शिवांश के कमरे के बाहर खड़ी होकर ही अंदर कमरे में झांक रही थी, क्योंकि उसे याद था कि शिवांश ने कहा था कि बिना उसकी परमिशन के कोई भी उसके कमरे में नहीं आ सकता है।
इसीलिए वो बस बाहर से शिवांश के कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवांश उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि शिवांश इस वक्त अपने कमरे से अटैच पूल साइड एरिया में था, जहां वो अपने किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। और अब वो बात करते करते अपने कमरे में आ गया था। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी गौरी पर पड़ी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और कॉल पर बात करता रहा। गौरी उसकी कॉल खत्म होने का वेट कर रही थी और चुपचाप बाहर खड़ी थी। तभी शिवांश ने फोन स्पीकर पर किया और बात करते हुए ही अपना लैपटॉप ओपन करके कुछ काम करने लगा। दूसरी तरफ जिस क्लाइंट से शिवांश बात कर रहा था, उस क्लाइंट ने शिवांश से कहा, ओके मिस्टर राजादा, तो हम इस ऑफर के बारे में कल अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर एक राहत आ गई, यह सोचकर कि कॉल खत्म होने के बाद वो शिवांश से बात कर पाएगी, क्योंकि उसे वहां खड़े खड़े करीब 20 मिनट हो चुके थे। वहीं शिवांश ने तिरछी नजर से ही गौरी के चेहरे की राहत को नोटिस कर लिया था। और फिर शिवांश ने अपने क्लाइंट से कहा, मिस्टर मित्तल, अगर आपके पास प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल हो तो हम अभी भी प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ताकि कल जब हम मिलें तो सीधे डील साइन कर लें। उसकी बात सुन क्लाइंट तो बहुत खुश हो गया, लेकिन गौरी का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे पता था कि प्रोजेक्ट को डिस्कस करने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और वो बिना शिवांश से बात किए वहां से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में कल अपनी माँ से मिलना चाहती थी। इसीलिए वो कमरे के बाहर ही खड़ी रही। वहीं शिवांश प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था और बार बार तिरछी नजरों से गौरी को कमरे से बाहर परेशान खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। गौरी को वहां खड़े 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया था और उसके पैरों में दर्द होने लगा था। इसीलिए वो कमरे के बाहर ही अपने मुंह को दोनों घुटनों पर रखकर जमीन पर बैठ गई और एकटक शिवांश को देखने लगी। शिवांश को देखते देखते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। वहीं शिवांश ने भी जब गौरी को ऐसे बैठे देखा तो कुछ देर में ही अपनी मीटिंग ओवर कर दी और लैपटॉप को साइड रख वो धीमे कदमों से आकर गौरी के सामने अपने पंजों के बल बैठ गया। वो गौरी को बहुत गौर से देख रहा था। उसका वो मासूम सा चेहरा, उसकी मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, नाक में प्यारी सी नोज पिन और हाथों में चूड़ियां और उसकी वो लाल साड़ी। शिवांश को पता ही नहीं चला कि कब उसके चेहरे पर गौरी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। तभी गौरी थोड़ी सी हिली और उसे हिलते देख शिवांश अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। वहीं गौरी की भी आंखें खुल गईं और उसने जैसे ही शिवांश को अपने सामने देखा तो जल्दी से खड़े होते हुए बोली, सॉरी वो हम यहाँ। शिवांश ने उसकी बात सुने बिना ही गुस्से में कहा, ये मेरे कमरे के बाहर क्यों बैठी हो तुम? गौरी बोली, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हम? शिवांश ने फिर उसकी बात को पूरा नहीं होने दिया और कहा, बहुत रात हो गई है और अब मैं सोने जा रहा हूँ, इसीलिए जो भी बात है वो कल करना। और इतना बोलकर वो अपने कमरे के डोर को लॉक करने लगा, लेकिन वो डोर लॉक कर पाता कि तभी गौरी ने शिवांश के हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, देखिए प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। शिवांश ने गुस्से से पहले अपने हाथ की तरफ देखा जिसे गौरी ने पकड़ रखा था और फिर अपनी घूरती हुई नजरें गौरी पर डाली। गौरी उसके गुस्से की वजह समझ गई थी, तभी उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया और बोली, सॉरी लेकिन प्लीज हमारी बात बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज एक बार सुन लीजिए। शिवांश अपने कमरे के अंदर आया और बोला, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो बोलना है जल्दी बोलो। उसकी बात सुन गौरी जल्दी से बोली, वो हमें अपनी माँ से मिलना था। उसकी बात सुन शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए उसे देखा और कहा, और अगर मैं ना मिलने दूं तो? गौरी ने कहा, देखिए आप चाहते थे कि हम आपसे शादी करें और आपको जो भी अपना बदला लेना था वो आप हमसे ले लें, लेकिन आपने ये भी कहा था कि इसके बदले आप हमारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। शिवांश ने कहा, तो मैंने वो सब किया जो प्रॉमिस मैंने तुमसे किया था। गौरी ने कहा, हम जानते हैं, लेकिन प्लीज एक बार हमें अपनी माँ से मिलने दीजिए। शिवांश बोला, ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? गौरी ने कहा, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। शिवांश उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो कल से ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाना। उसकी यह बात सुन गौरी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो शिवांश बोला, और हाँ, मैं कुक के हाथ का खाना खाकर काफी बोर हो गया हूँ। तो उसकी बात पूरी होती कि गौरी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हम बनाएंगे आपके लिए खाना। शिवांश ने उसकी बात सुन एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, स्मार्ट, तो फिर कल ऑफिस ओवर होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने ले जाऊंगा, ओके?
गौरी ने खुश होते हुए हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। गौरी ने सवालिया नजरों से शिवांश को देखा तो उसने आराम से काउच पर बैठते हुए कहा, तुम इस घर से बाहर किसी को भी हमारी शादी के बारे में नहीं बता सकती हो। गौरी उसकी इस बात पर थोड़ा चौंक गई और बोली, लेकिन कोई हमसे शादी के बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? शिवांश ने लापरवाही से जवाब दिया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और अब तुम जा सकती हो। गौरी भी बिना कुछ बोले वहां से चली गई और अपने कमरे में आ गई। और कमरे में आते ही वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गौरी ने रोते हुए खुद से कहा, महादेव, क्या गलती थी हमारी? ऐसा कौन सा गुनाह किया था हमने जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? 6 साल पहले रिश्ता होने से पहले ही सब खत्म हो गया था, और अब जब उसी शख्स से हमारी शादी हुई भी तो ऐसे हालातों में कि हम बस इन 4 दीवारों के अंदर ही उनकी पत्नी है, वो भी सिर्फ नाम के लिए। हम उन्हें कैसे यकीन दिलाएं कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी या हमारे परिवार की कोई गलती नहीं थी? ये सब बोलते हुए गौरी बस रोई ही जा रही थी और रोते रोते ही वो जमीन पर ही सो गई। अगली सुबह गौरी की आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर ही सोते पाया। गौरी ने अपने कपड़े ठीक किए और उठकर नहाने चली गई। नहाकर वो सबसे पहले पूजा घर में आई तो उसने देखा कि वहां इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी कि उसे देखकर ही लग रहा था कि काफी समय से वहां पूजा नहीं हुई है। अभी सुबह के 5:30 बजे थे और आशा अभी अभी हॉल में आई थी, और उसने जब गौरी को पूजा घर के सामने खड़े देखा तो उसके पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, आप इतनी सुबह तैयार हो गई हैं? गौरी ने कहा, हाँ, लेकिन ये पूजा घर इतना गंदा क्यों है? आशा ने कहा, वो मैडम, यहाँ कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए ये सब। गौरी ने कहा, कोई नहीं करता होगा, लेकिन अब पूजा होगी, इसलिए आप प्लीज इस पूजा घर को साफ करवा दीजिए। तब तक हम सभी के लिए नाश्ता बना देते हैं। आशा ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ सर्वेंट की हेल्प से पूजा घर को साफ करवाने लगी। गौरी किचन की तरफ बढ़ गई। उसने सबसे पहले किचन के बाहर अपनी स्लीपर उतारी और किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर बाद कुक किचन की तरफ आया और उसने जैसे ही गौरी को किचन में देखा तो अपना सिर झुकाए वो किचन में एंटर करने लगा। वो किचन में एंटर कर पाता कि तभी गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज रुकिए। गौरी के बोलते ही कुक रुक गया तो गौरी ने कहा, यहाँ सभी के लिए खाना बनता है, और जहाँ खाना बनता हो वहाँ शूज पहन कर नहीं आना चाहिए। तो प्लीज क्या आप अपने शूज बाहर ही उतार देंगे? गौरी ने यह बोल तो दिया था, लेकिन मन ही मन उसे यह लग रहा था कि कहीं इस कुक को उसकी बात का बुरा ना लग जाए और वो शिवान से कुछ ना कह दे। लेकिन वही कुक उसके मुंह से यह बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने अपने शूज बाहर ही उतार दिए और बोला, मैडम, आप मुझे बता दीजिए कि क्या करना है, मैं कर देता हूँ। गौरी भी कुक की हेल्प से सारा नाश्ता बनाने लगी। वही शिवांश और देव अपने सुबह का वर्कआउट फिनिश करके जिम से नीचे हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि आशा पूजा घर के सामने खड़ी होकर सर्वेंट से कुछ काम करवा रही हैं। उसे देखकर देव ने कहा, ये आशा आंटी सुबह सुबह पूजा घर के सामने क्या कर रही हैं? आशा आंटी तो क्रिश्चियन है ना? शिवांश भी बिना कुछ कहे उसी ओर बढ़ गया। शिवांश और देव को देखकर आशा ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया तो दोनों ने बस सर हिला दिया। वही सारे सर्वेंट भी अपनी अपनी जगह पर बस सर झुकाकर खड़े हो गए। शिवांश ने कहा, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आशा ने जवाब दिया, सर वो मैडम ने कहा था पूजा घर साफ करने के लिए, इसीलिए। शिवांश ने गुस्से से कहा, इस घर में सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है और कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा और आप मान लेंगी? उसकी बात सुन आशा थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उस घर में हर कोई जानता था कि शिवांश का भगवान में कोई खास विश्वास नहीं है। सिर्फ दादी के कहने पर वो किसी पूजा या ऐसे पूजा के कामों में शामिल हुआ करता था। बाकी उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। वहीं देव ने जब उसे ऐसे गुस्सा करते देखा तो बोला, अरे यार, तू क्यों सुबह सुबह इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो रहा है? पूजा घर ही तो साफ हो रहा है ना। और तू पूजा या भगवान में भरोसा नहीं रखता है, लेकिन इस घर में और भी तो लोग हैं, जैसे कि मैं और सूरज और बाकी सभी लोग तुझे छोड़कर। शिवास ने तिरछी नजर से देव को देखा और कहा, और तुझे पूजा में कब से इंटरेस्ट आने लगा? देव मुस्कुराते हुए बोला, बस अभी से ही। शिवास उसकी बात को इग्नोर करके आशा से सफाई करने की मना करता कि तभी गौरी वहां आई और आशा से बोली, क्या आपने कर दिया जो हमने कहा था? गौरी की आवाज सुन सभी की नजरें आवाज की दिशा में मुड़ गईं
आज गौरी ने पिंक कलर का सिंपल सा अनारकली सूट पहना था और हमेशा की तरह वो खूबसूरत ही लग रही थी। वो शिवांश को इग्नोर करके आशा के पास आई और पूजा घर को साफ देख आशा से बोली, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी जल्दी ये सब करवा दिया। अब हम वो इतना ही बोल पाई थी कि शिवांश ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और गुस्से से बोला, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? गौरी ने शांत भाव से शिवांश को देखा और कहा, वही जो अब तक होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। वहीं आशा और बाकी सभी नौकर वहां से जा चुके थे और देव को भी वहां रहना ठीक नहीं लगा, तो वो भी अपने कमरे में चला गया। शिवांश ने गुस्से में ही कहा, बंद करो ये ड्रामा। और तुम होती कौन हो मेरे घर में किसी को भी ऑर्डर देने वाली? भूलो मत कि सिर्फ इस मेंशन के अंदर ही तुम। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी गौरी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हमें याद है कि हम सिर्फ इस मेंशन के अंदर ही आपकी पत्नी है और इसके अलावा इस घर से बाहर हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। और ये बात आपको हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शिवांश बोला, तो तुम्हें अपनी औकात भूलने की भी जरूरत नहीं है। गौरी ने कहा, हम कुछ नहीं भूले हैं। और रही बात ऑर्डर की, तो हमने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी। और भले ही सिर्फ इस मेंशन में ही सही, लेकिन हम आपकी पत्नी हैं और इस परिवार की बहू, और उसके नाते हमें जो ठीक लग रहा है हम सिर्फ वो ही कर रहे हैं। उसकी इस बात पर शिवांश कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहां से चला गया। शिवांश के जाने के बाद गौरी ने सिर पर दुपट्टा रखा और अपनी पूजा में लग गई। सभी अपने अपने कामों में लगे थे कि तभी सभी के कानों में एक सुकून भरी आवाज आई, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती की आवाज कानों में पड़ते ही सभी जो अब तक अपने अपने कमरों में थे या फिर अपने अपने कामों में लगे थे, वो सभी हॉल में इकट्ठा हो गए और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़े हो गए। देव और सूरज भी कमरे से बाहर आ चुके थे। वही शिवांश अपने कमरे में तैयार हो रहा था और जैसे ही उसने गौरी की आवाज सुनी तो वो अपनी जिंदगी में 6 साल पीछे चला गया, जब ऐसी उसकी माँ भी रोज सवेरे आरती किया करती थी। उन पलों को याद करते हुए ही शिवांश की आंखों में हल्की नमी सी आ गई और फिर उसने अपना ध्यान उन सबसे हटाया और तैयार होने लगा। गौरी ने भी आरती खत्म की और जैसे वो आरती खत्म करके पलटी तो उसने देखा कि उसके पीछे घर के सारे सर्वेंट हाथ जोड़कर खड़े थे और सूरज और देव भी वहां मौजूद थे। उसे यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने सभी को आरती देना शुरू किया। गौरी सभी को आरती दे रही थी कि तभी हॉल में शिवांश आ गया। उसने हॉल में मौजूद सभी को अपनी घूरती हुई नजरों से देखा तो सभी सर्वेंट ने जल्दी जल्दी आरती ली और शिवांश की नजरों से दूर हो गए। शिवांश आकर डाइनिंग एरिया में बैठ गया तो आशा ने जल्दी से ब्रेकफास्ट लाकर उसके सामने रख दिया। ब्रेकफास्ट देखकर शिवांश गुस्से से बोला, मेरा ऑमलेट कहाँ है? आशा ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो मैडम ने सुबह यही बनाया था। शिवांश ने गुस्से से आशा को देखा और कहा, कल मुझे मेरे ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ही चाहिए, पता देना अपनी मैडम को, समझिए आप? आशा ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। देव और सूरज भी आकर शिवांश के साथ बैठ गए और अपना नाश्ता करने लगे। देव ने शिवांश की तरफ देखा जो अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। देव ने कहा, शिवांश वैसे तू अपनी शादी के बारे में दादू दादी को कब बताएगा? देव के सवाल को सुनकर शिवांश की उंगलियां स्क्रीन पर चलते हुए रुक गईं और उसने देव को देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, इसमें बताने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि किसी को पता चले कि मेरी शादी उससे क्यों हुई है। यह सुनकर देव और सूरज दोनों को ही बहुत बुरा लगा, लेकिन देव ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा, लेकिन कुछ दिनों में भव्य अपनी इंटर्नशिप पूरी करके जब मेंशन आएगी तो उसे तो ये सब पता चल जाएगा ना। और अगर उसे पता चला तो? शिवांश ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, तुझे उस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शिवांश ने देव की बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि शिवांश किसी की भी कोई भी बात नहीं मानेगा। वहीं गौरी ने भी अपने कमरे में बैठकर नाश्ता किया और बाहर आ गई। देव ने जब गौरी को तैयार देखा तो पूछा, गौरी तुम कहाँ जा रही हो? गौरी ने कहा, हाँ हम ऑफिस जा रहे हैं। देव को यह सुनकर काफी हैरानी हुई और वो बोला, लेकिन तुम ऑफिस जाओगी तो वहां? गौरी देव की आधी अधूरी बात सुनकर समझ गई थी कि वो क्या कहने वाला था, इसीलिए वो बोली, हम सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी शिवाज ने देव से कहा, चलें ऑफिस? देव ने गौरी की तरफ देखा और कहा, चलो गौरी हमारे साथ।
गौरी उसकी बात पर कुछ कह पाती कि तभी शिवांश ने कहा, अगर मैं ऑफिस में अपनी पर्सनल असिस्टेंट को साथ गाड़ी में ले जाऊंगा तो ये मेरी इमेज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तुझे चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रह। गौरी को शिवांश की बातों से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि शिवांश यही सब बोलेगा। इसीलिए उसने देव से कहा, आप जाइए भाई, हम आ जाएंगे। देव ने उसकी तरफ देखा और अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर गौरी के हाथ पर रख दिए और कहा, ध्यान से आना। इतना बोल देव शिवांश के साथ बाहर चला गया। गौरी भी मेंशन से बाहर निकली और ऑटो में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी आज फिर से गौरी के घर आई थी और जैसे उसने गौरी के घर का दरवाजा खुला देखा तो वो खुश हो गई। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर घर के बाहर खड़े तो हट्टे कट्टे बाउंसर जैसे आदमियों पर पड़ी। उन्हें गौरी के घर के बाहर खड़े देखकर उसे बहुत अजीब लगा। तभी उसके पास से निकल रहे एक बूढ़े आदमी से सोनाक्षी ने पूछा, बाबा, ये गौरी के घर के बाहर ये दो आदमी क्यों खड़े हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, पता नहीं बिटिया, कल रात से ये लोग गौरी के घर के बाहर पहरा दे रहे हैं और इन्हें देखकर तो हम सब में से किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि हम कुछ पूछे भी। सोनाक्षी को भी ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके गौरी के घर जाने का तय किया। लेकिन जैसे ही दो सीढ़ियां चढ़ी कि तभी उन दोनों बॉडीगार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। सोनाक्षी बोली, देखिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है और मुझे उससे मिलना है। एक बॉडीगार्ड ने कहा, सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं, यह हमारे बॉस का ऑर्डर है। सोनाक्षी ने हैरान होकर कहा, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये मेरी फ्रेंड का घर है और मैं अंदर जाऊंगी। और कौन सा बॉस है तुम्हारा? दूसरे बॉडीगार्ड ने उसे अपनी कमर में लगी गन को दिखाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप हमें मजबूर मत कीजिए। गन देखकर सोनाक्षी के तो हाथ पांव ही फूल गए और वो जल्दी से नीचे उतर गई। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। लेकिन कुछ दूर जाकर उसने अपनी स्कूटी रोकी और खुद से बोली, ये सब लोग कौन है और गौरी के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए? लेकिन ये सोचने के अगले पल ही उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया और बोली, नहीं नहीं, उन लोगों के पास गन है और अगर कुछ भी गलत हुआ तो कहीं वो लोग कुछ, लेकिन वो किसके आदमी है और उनका बॉस कौन है? ये सब सोचते हुए जैसे ही उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, तभी उसे एक आइडिया आया और उसने खुश होते हुए कहा, हाँ, मैं शिवांश सर को इस बारे में बताऊंगी, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। आखिरकार गौरी उनकी भी तो पर्सनल असिस्टेंट है। इतना बोल उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और ऑफिस के रास्ते पर भगा दी। गौरी शिवांश से पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऑफिस में कदम रखने की। इसीलिए वो ऑफिस के बाहर खड़ी थी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, ऑफिस को देखने से ऑफिस के अंदर नहीं पहुंच जाओगी। यह शिवांश था, जो अभी अभी ऑफिस पहुंचा था। गौरी ने शिवांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो शिवांश भी बिना कुछ कहे ऑफिस के अंदर आ गया। गौरी भी शिवांश के पीछे पीछे ही ऑफिस के अंदर एंटर हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जब भी शिवांश ऑफिस में एंटर होता है तो सभी की नजरें अपने काम पर होती थीं, ना कि इधर उधर, और इसी वजह से वो जानबूझकर शिवांश के पीछे पीछे चल रही थी। गौरी शिवांश के साथ साथ ही ऑफिस में आ गई और वो खुश थी कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था और कहीं ना कहीं शिवांश उसकी इस ट्रिक को समझ गया था। केबिन में एंटर होने के बाद शिवांश ने गौरी से कहा, 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है, तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट टाइम पर रेडी हो जाने चाहिए। उसकी बात सुन गौरी ने मन ही मन सोचा, अगर यहाँ मीटिंग में हमें ऐसे देखकर सभी ने सवाल किए तो हम क्या जवाब देंगे? और सोना, वो भी तो वहां होगी, उसे कैसे फेस करेंगे हम? गौरी अभी इसी उलझन में थी कि तभी शिवांश ने कहा, तुम्हें खुद से बातें करने की सैलरी नहीं मिलती है, इसीलिए जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ। गौरी ने उसकी बात सुनी और फिर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में सभी लोग मीटिंग हॉल में आ गए थे। शिवांश भी अपनी चेयर से उठा और मीटिंग हॉल में जाने के लिए अपना ब्लेजर पहनने लगा। उसने गौरी को देखा, जो कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर वो बोला, गौरी जी, आपके लिए मुझे अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, तब आप अपनी जगह से उठेंगी। उसके टोन को सुनकर गौरी जल्दी से उठी और बिना कुछ कहे उसके साथ केबिन से बाहर निकल गई। गौरी को बहुत घबराहट हो रही थी, इसीलिए नहीं कि बाकी सब उसे सवालिया नजरों से देखेंगे या फिर उससे सवाल करेंगे, बल्कि उसे सोनाक्षी के बारे में सोचकर डर लग रहा था कि जब वो उसे इस हालत में देखेगी तो क्या कहेगी और कैसे रिएक्ट करेगी। यही सब सोचते हुए शिवांश के साथ गौरी मीटिंग हॉल में एंटर हुई। शिवांश के मीटिंग हॉल में एंटर होते ही मीटिंग हॉल का माहौल शांत हो गया था, लेकिन अगले ही पल जैसे ही सभी की नजरें
शिवाज के पीछे चल रही गौरी पर गईं तो सभी पहले हैरान हुए और उसके बाद सभी के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। गौरी सुन पा रही थी सभी की बातें। कोई कह रहा था कि गौरी की शादी कब हुई, तो कोई कह रहा था कि ऐसे अचानक से शादी कर ली और किसी को खबर भी नहीं होने दी। गौरी नजर नीचे किए हुए खड़ी थी। वहीं शिवांश के बैठते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन कोई था जो अभी भी खड़ा था, और वो थी सोनाक्षी, जो हैरानी से गौरी को देखे जा रही थी। उसे ऐसे खड़े देख एक कलीग ने कहा, क्या हुआ सोनाक्षी, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? ये सुनते ही गौरी की नजरें ऊपर उठी तो उसने अपने सामने सोनाक्षी को खड़ा पाया, जिसकी आंखों में हजारों सवाल थे। उसे ऐसे खुद को देखते देख गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया। सोनाक्षी भी उस कलीग के टोकने पर जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गई, पर अभी भी उसकी नजरें गौरी पर ही थी। लेकिन अभी इस वक्त उसने कुछ भी रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा और मीटिंग में कंसंट्रेट करने लगी। 1 घंटे तक मीटिंग चलने के बाद शिवांश ने कहा, प्रेजेंटेशन इज गुड, आप लोग इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दीजिए। एंड गौरी, तुम सभी को इस प्रेजेंटेशन की डिटेल्स मेल कर देना। और इतना बोल वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं जैसे ही गौरी अपनी जगह से खड़ी हुई कि तभी निहारिका ने कहा, गौरी तुमने शादी कब की? ये सवाल सुनते ही गौरी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी दूसरे कलीग ने कहा, और हमें बुलाया भी नहीं, ये तो गलत बात है गौरी। शिवांश अभी भी वहीं खड़ा था और उसे गौरी को ऐसे एम्बुलेंस होते देख बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शिवांश ने भी कहा, यस गौरी, जवाब दो सभी को, कब हुई तुम्हारी शादी? और तुमने इनमें से किसी को भी इनवाइट नहीं किया, ये तो गलत बात है। उसकी बात सुन गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी निहारिका ने कहा, और सोनाक्षी ने भी किसी को कुछ नहीं बताया? इतना बोलकर सभी की नजरें सोनाक्षी पर चली गईं। सोनाक्षी, जो अब तक गौरी को हैरानी और सवालिया नजरों से देख रही थी, उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग भी ना क्यों गौरी को ऐसे परेशान कर रहे हो? गौरी को भी कहाँ पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी में होगी। उसकी बात सुन गौरी और बाकी सभी लोग सोनाक्षी को हैरानी से देखने लगे। तो सोनाक्षी बोली, अरे मेरा मतलब कि परसों शाम को ही तो गौरी के हस्बैंड ने उसे प्रपोज किया था, और दोनों ही शादी को सिंपल ही रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि गौरी और मैं किसी को बता ही नहीं पाए। उसकी बात सुनकर जहाँ शिवांश और गौरी दोनों ही हैरान थे, वहीं निहारिका ने कहा, लेकिन जल्दी थी किस बात की? सोनाक्षी ने कहा, वो गौरी के जो हस्बैंड है ना, उन्हें कुछ जरूरी काम से फौरन जाना पड़ा, इसीलिए वो चाहते थे कि जाने से पहले वो गौरी से शादी कर ले। हाल में मौजूद काफी लोग सोनाक्षी की बात से कन्विंस हो चुके थे, क्योंकि आजकल सिंपल शादियों का ट्रेंड चल रहा था, इसीलिए किसी ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और गौरी को कांग्रेचुलेट करने लगे। गौरी ने नम आंखों से सोनाक्षी को देखा और मन ही मन बोली, सच महादेव ने हमें दोस्त के रूप में बहन दी है, जो हमारी मुश्किलों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। फिर उसने शिवांश की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। शिवांश उसकी मुस्कुराहट देखकर चिढ़ गया और गुस्से से मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। वहीं गौरी ने उसे जाते देखा तो जल्दी से सोनाक्षी से बोली, सोना, हमने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट मेल भेजा है, प्लीज उसे पढ़ लेना। और इतना बोल वो केबिन में चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।